भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छी और मजबूत शुरुआत के हैं संकेत। आइए इस मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बढ़िया रिबाउंड के संकेत आ रहे हैं सर। बताएं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे बड़ी बातें क्या रहेंगी? सबसे बड़ी बात दीप आती हुई दिख रही है अमेरिका से भी और दुनिया भर से भी। जहां अमेरिका में ओमिक्रॉन का खतरा घटा है, दुनिया भर में ओमिक्रॉन का डर थोड़ा सा घटा है और उसके दम पर डाउ 650 अंक उछला है और चौतरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। डाउ, नैस्डैक और रसल 2000 तो 2% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। यानी कि जैसे ही कल मामले उम्मीद से कम बढ़ते हुए नजर आए ओमिक्रॉन का, उसका फायदा मिलता हुआ दिखा है ग्लोबल मार्केट्स को। हालांकि एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बरकरार है। कल फिर से 3300 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईज दिखी। रेट गेन आज ये आईपीओ खुलने जा रहा है तो एक और आईपीओ पर रहेगी आज नजर प्राइमरी मार्केट में। कल आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ बंद हुआ लगभग 10 गुना रिस्पॉन्स के साथ। 614 शेयरों के सर्किट फिल्टर आज से बदलने जा रहे हैं। ज्यादातर कंपनी के सर्किट फिल्टर आज से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा एक्शन इन सर्किट फिल्टर के बदलावों के चलते आज आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हैं वो सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर दीप आज हम ट्रेडिंग सेशन की करेंगे शुरुआत। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें करनी है बात। पर सर एक बात जो जब से ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था और हमने ग्लोबल मार्केट्स में एक थोड़ा पैनिक रिएक्शन देखा था और फिर हमने भी एक जी मीडिया में, जी बिजनेस में मुहिम भी शुरू करी कि डरना नहीं लड़ना है। फाइनली बाजार को, मार्केट्स को, इकोनॉमीज को, एक्सपर्ट्स को रियलाइज हो रहा है कि शायद इतना भारी प्रभाव नहीं होना चाहिए, इतना डरावना नहीं है जितना इनिशियली सोचा था और जिस तरह से रिएक्शन आ रहा था। दीप देखिए, नहीं डरने में और लापरवाही में, कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन सी लाइन है ना, वो हमें ध्यान में रखनी है। जहाँ एक और आपको ये डर लगे कि सब कुछ फिर से पुराना कोरोना जैसा मामला होने जा रहा है, वो भी नहीं होगा। वैसा डर लगे कि फिर से मार्च 2020 जैसे बाजार होने जा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो उतना डर भी जायज़ नहीं है और उतनी लापरवाही भी नहीं कि नहीं ठीक है अब कोरोना ओमिक्रॉन नहीं फैल रहा है या बहुत कम फैला है या फैलेगा तो हम तक थोड़ी पहुंचेगा, ये तो अफ्रीका का है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस बनाकर हम चलें, चाहे फिर वो कोरोना और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बाजार का मामला हो, तो वो बैलेंस हमारे ज़्यादा काम आएगा। सावधानी जहाँ रखने की ज़रूरत है मार्केट में, पोजीशन लाइट रखने की और कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर सावधानी रखने की, ये वही पुराने नियमों का पालन करें। और बाजार में भी जब बाजार वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे ज़्यादा हो, थोड़ा सा ट्रेंड आपको कमजोरी का हो, तो आप हल्के रहें। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों के साथ उतरेंगे तो दोनों ही तरफ हमारी जीत हासिल होगी। और इसीलिए दीप लगातार हम यही बात करें कि ये डरिए मत, 5-15 दिन वाला मामला है, ऐसा कुछ नहीं कि कोरोना क्या है, उसे कैसे निपटना है ये बाजारों को पता नहीं है। हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं और पहली बार जितना वक्त लगा कोरोना से निपटने में, उसके बाद जब नया वेरिएंट डेल्टा की तरह का आया तो शायद उतना वक्त नहीं लगा और तीसरा ओमिक्रॉन आया तो शायद उससे भी कम वक्त लगे। तो बाजारों की एक जो शार्प रिएक्शन तेजी की कल हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी बात को लेकर है कि कोरोना के मामले उतने बढ़कर नहीं आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बढ़िया बात है ओमिक्रॉन को लेकर, वो ये कि फैलता भले ही ज़्यादा है लेकिन घातक नहीं है, मारने वाला नहीं है। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि अब है ना, कोरोना के साथ जीने की लोगों की आदत पड़ चुकी है मेंटली। पहले ऐसा था कि अगर किसी को पता चले शुरुआती समय में कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 में कि कोरोना हो गया तो बेचारी वो आधी जिंदगी तो वैसे ही चली जाती थी डर के मारे कि बस अब तो गए। लेकिन अब सिचुएशन कैसी है दीप, कि अगर कोरोना हो भी गया तो आपको वो कॉन्फिडेंस है कि हम लड़ लेंगे, हम जिंदगी जाने वाली नहीं है। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि इसके चलते मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव जो होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल दोनों चीज़ें, एक ओमिक्रॉन का कम फैलना, दूसरा ये लक्षण आना जो मेरे ख्याल से वो फाउची साहब ने बयान भी दिए हैं कि ये इतना मारक नहीं है, इतना घातक नहीं है, उससे भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो ये दोनों ही चीज़ें ये अच्छी हुई। तो दोनों फ्रंट पर आज दीप शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी खबरें, चाहे वो ओमिक्रॉन को लेकर हो चाहे बाजारों को लेकर। जी बिल्कुल, और बढ़िया रिबाउंड भी सर आज बाजार में आते हुए दिख रहा है, तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। पर सर ये रिबाउंड तो अच्छा है और एसजीएक्स निफ्टी भी सेंचुरी लगाते हुए दिख रहा है, 17,050 के करीब है। डाउ फ्यूचर्स भी कल की तेजी के बाद मजबूत हैं। पर कल जो ये
भारतीय बाजारों में हुआ, इसको कैसे समझा जाए सर? क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बाजार ने तोड़े, इंट्राडे लेवल्स काफी सारे निचले स्तरों के टेस्ट हुए, हालांकि ब्रॉडर रेंज में अभी भी मेंटेन करा हुआ है, बट कल के एक्शन को कैसे समझे? दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग आती हुई दिखी, एफआईज की सेलिंग है, इतना बड़ा फिगर नहीं था, बट फिर भी ये जो गिरावट है कैसे देखें इसे सर? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि भारतीय बाजारों के गिरने की वजह ओमिक्रॉन नहीं है, एफआईज की बिकवाली है। और ये अगर भारतीय बाजार बीच में उछलकर वापस थोड़ी जब भी तेजी दिखाने की कोशिश करते हैं या रिकवरी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पीछे दो ही वजह होती है। या तो बाजार बहुत ओवरसोल्ड हो गए हों और उस ओवरसोल्ड में एक रिकवरी आपको मिलती है, और दूसरा ये कि अगर ओवरसोल्ड होने के अलावा अगर बाजार रिकवर होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि जहां भी एफआईज ने अपनी बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम किया वहां पर रिकवरी आती है। अदरवाइज तीसरा कोई कारण है नहीं। ग्लोबल के दम पर हम मजबूत खुल जाते हैं, एक आध दिन मजबूती दिखाने की कोशिश करते हैं, अहम सपोर्ट लेवल से रिकवर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ्लोज जो हैं वो लगातार बिकवाली के और बड़े आते हुए दिख रहे हैं, वो चिंता की बात है। तो मुझे लगता है अब भी हम उस चिंता से मुक्त नहीं हुए। एक आध दिन दो दिन एफआईज हाथ रोक लेती है, उसके बाद फिर से बिकवाली करती है। और कल के भी आंकड़े उसी तरह से, अगर आप कल की गिरावट के पीछे कारण ढूंढना चाहते हैं, डेफिनेटली कल की गिरावट के पीछे कारण ये नहीं है कि ओमिक्रॉन के मामलों का बहुत बड़ा डर हो, पूरी तरह से ये बिकवाली का प्रेशर। और 3350 करोड़ की एफआईज की बिकवाली कैश मार्केट में अपने आप में बढ़ी है। और वायदा कारोबार में भी आप देखें दीप, तो 1150 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, लगभग 800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। यानी कि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, फिर आपके 1200 करोड़ के इंडेक्स, यानी कि लगभग 5500 करोड़ की बिकवाली एफआईज की डायरेक्शनल तौर पर अगर स्टॉक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में हो तो फिर वही हाल होता है जो बाजारों का हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं, कल क्लोजिंग बेसिस पर बाजार ने कुछ बेहद खराब क्लोजिंग दी, स्पेशली निफ्टी पर 16,985 की अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी, जिसे आप एक तरह से राउंड फिगर में 17,000 मानकर चल सकते हैं। तो कल उससे काफ़ी नीचे क्लोजिंग दी, तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और आज के लिए फिर दीप उस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपको एक क्लोजिंग 17,000 के ऊपर की चाहिए। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक फॉल्स क्लोजिंग थी, एक अचानक से हो जाने वाली क्लोजिंग जो थी 17,000 के नीचे की, वो कल थी, और उसमें शायद एक कमज़ोर ट्रेडर्स के पोजीशंस की कम होने का जो डर रहता है वो हो गया। तो उस लिहाज से 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज बहुत ज़रूरी। तो आज 100 पॉइंट ऊपर हम खुल जाएं, 125 ऊपर खुल जाएं, 150 खुल जाएं, 200 ऊपर चले जाएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितने गेंस बरकरार रख पाते हैं। फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इस बाजार का सेकंड हाफ और स्पेशली आखिरी 1-1.5 घंटा इंपॉर्टेंट है। और आज उसका लिटमस टेस्ट है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स की इतनी मजबूती के बावजूद, जहां पर न सिर्फ डाउ 650 पॉइंट बढ़ा है बल्कि डाउ फ्यूचर्स भी सेंचुरी मार रहे हैं, पूरा एशिया आपको अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है, तब क्या हम अपनी तेजी को क्लोजिंग बेसिस पर बरकरार रख पाते हैं? तो मेरे लिए 9:15 बजे कम इंपॉर्टेंट है, 3:30 बजे ज़्यादा अहमियत वाला लेवल होगा कि हम बंद कहाँ हो पाते हैं। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये चाहिए कि कम से कम हम बंद होने के बेसिस पे 17,000 को तो होल्ड करें, ये बहुत ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी पर कम से कम हम क्लोजिंग बेसिस पे 36,000 को तो होल्ड करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये दो लेवल्स पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है दीप, आज क्लोजिंग के लिहाज से। बिल्कुल, तो हर लिहाज से गैप अप ओपनिंग तो होने वाली है, बट ओपनिंग से ज्यादा आज क्लोजिंग जरूरी रहने वाली है। तो देखेंगे कि आज इन लेवल्स को बाजार होल्ड करता है कि नहीं। चलिए सर, फिर आज की तैयारी करते हैं, बताएं आज के संकेत क्या कह रहे हैं। आईपीओ मार्केट पर भी आपके से करनी है चर्चा, बट आज का सेटअप समझाएं सर। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं आज के सेशन में, बेहद पॉजिटिव, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। कच्चा तेल भले ही बढ़कर आया हो $73 के साथ, लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का एक असर दिखता हो ओमिक्रॉन के डर को कम होने की वजह से, और आप देखिए कल खाली एक फ्रांस को छोड़ दें दीप, जहां पर नाइट क्लब्स थोड़े से बंद हुए हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा कोई नए रेस्ट्रिक्शन दुनिया भर में किसी सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर नहीं लगाया। और एक और अच्छी बात है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, कल हमारे देश भर में सिर्फ 2 नए ओमिक्रॉन के मामले आए। तो अब इतने बड़े देश में 2-4 ओमिक्रॉन के मामले आ जाएं, इतनी बड़ी दुनिया में 5-50 मामले आ जाएं, तो इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और वही आपको ग्लोबल मार्केट्स के मजबूत संकेतों में दिख रहा है, इसलिए ग्लोबल संकेत हैं पॉजिटिव। एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव नहीं है, सुपर नेगेटिव है, बेहद खराब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एकमात्र विलेन बाजार की तेजी का अगर कोई ट्रिगर है तो एफआईज की बिकवाली है, जो लगातार बनती हुई दिख रही है। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। वही ट्रेंड, वही रुझान अब भी बरकरार है। घरेलू फंड्स
की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव संकेत है। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है। सेंटिमेंट सावधानी भरा है, थोड़ा नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, और ट्रेंड तो नेगेटिव था, नेगेटिव है, और अभी नेगेटिव से न्यूट्रल होने में ऐसा लगता है कि काफ़ी वक्त लगेगा। बिल्कुल, तो ट्रेंड को बदलने में वक्त लगेगा, एटलीस्ट आज कुछ संकेत पॉजिटिव हैं और वायदा कारोबार स्पेशली यहाँ पर आपको रखनी है नजर। सर, लेवल्स की बात करें, आज के लिए बड़े लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? 16,800 16,900 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, ये होल्ड करने की कोशिश करेगा। इसके नीचे 16,625 16,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आती हुई दिखेगी। इन दो बड़े लेवल्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे तो पिछले फॉल में हम 16,785 का लो बनाकर रिकवर हुए हैं, तो पहले सबसे पहले उसी लेवल पर नजर रहेगी, 16,785 का लो। तो इसीलिए 16,800 16,900 की रेंज मैंने आपको दी है यहाँ पर सपोर्ट के लिहाज से। ऊपरी स्तरों पर 16,985 17,065 ये पहली रेंज है जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके ऊपर जाने के बाद 17,150 17,215 ये वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और बिकवाली भी आती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 35,325 35,525 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और ये वही लोज हैं जो हमने इस फॉल में बनाए। 35,325 का इंट्राडे लो रहा है, 35,500 के नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी, इनफैक्ट 35,700 के नीचे ही क्लोजिंग नहीं दी है। 35,695 अब तक का क्लोजिंग लो है बैंक निफ्टी का इस करेक्शन में। तो इस लिहाज से ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। मैं नहीं समझता कि ये रेंज टूटनी चाहिए आज, फिर भी एकेडमिक पर्पज से आजकल किसी भी रेंज को ये तो कह ही नहीं सकते आपकी नहीं टूटेगी। इस लिहाज से अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निकल कर आता है बैंक निफ्टी पर, वो 35,000 35,150 का निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,050 36,175 बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज है, और उसके ऊपर और पार निकलने पर 36,350 से 36,500 की रेंज ऐसी है जहां पर मजबूत प्रॉफिट बुकिंग और साथ ही साथ बिकवाली दोनों ही आते हुए दिखेगी। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए आज के लिए कुछ बड़े लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। ट्रेडिंग रेंज बताएं सर, आज की कैसी रहेगी? 16,800 16,985 ये दिन की छोटी रेंज है। 16,700 17,065 दिन की मीडियम रेंज के तौर पर लेकर चलें, और बड़ी रेंज के तौर पर 16,625 से 17,150 की निकल आती है। थोड़े से लेवल्स बड़े हैं दीप, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कोई छोटे लेवल हाथ लग नहीं रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अगर निफ्टी में इंट्राडे मूव 300 पॉइंट का है, आप सोचिए परसों हम शुक्रवार को 17,500 पर थे और कल 16,900 पर, यानी कि 2 दिन में 600 पॉइंट का मूव ऊपरी स्तरों से आ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 दिन में 600 पॉइंट का मूव है तो मेरे लिए ट्रेडिंग रेंज भी बड़ी निकल कर आएगी। तो 16,800 16,985 16,700 17,065 16,625 और 17,150 ये दिन की बड़ी रेंज है। बैंक निफ्टी 35,525 35,975 दिन की छोटी रेंज लेकर चले। 35,000 और उसके बाद यहाँ पर 35, हाँ ओके, और मीडियम रेंज 35,325 से 36,175 की रहेगी, और बड़ी रेंज के तौर पर 35,150 36,350 ये लेकर चलें आप। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बड़ी रेंज के तौर पर। जी दीप। तो सारी लेवल्स आपके सामने हैं, और साथ ही आज की जो ट्रेडिंग रेंज है ये भी आप देख लीजिए। सर, कल की बिकवाली में क्या बदलाव हुए हैं जहां तक एफआईएस की पोजीशनिंग है? पीसीआर आज के लिए क्या संकेत दे रहा है? पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा घटकर आया है 0.91 पर, और 0.91 से 0.71 पर 20 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। और आज के लिए अगर डेटा के लिहाज से और इंटरनल के लिहाज से देखें तो दीप सबसे बड़ा पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट्स के बाद अगर कोई है तो वो पुट कॉल रेशियो। और ये एक ऐसा वो क्या कहना चाहिए आपके लिए कॉम्बिनेशन है जो आपको बेहद मजबूती देता है। कैसे? पुट कॉल रेशियो 0.71 100% ओवरसोल्ड है। अगर आज एक गैप से और उसके बाद होता तो मजा ही आ जाता, उसके बाद तो जो बड़ी तेजी बनती है उसका बात ही अलग होता। लेकिन चूंकि पुट कॉल रेशियो जब भी ओवरसोल्ड होता है दीप, ये रिस्क हमेशा रहती है या तो आप बड़े गैप से ही ऊपर खुल जाएं या फिर नीचे खुलकर रिकवरी करें। सो शॉर्ट कवरिंग तो होनी है। अब शॉर्ट कवरिंग सीधे ही ऊपर खुलकर होगी, और अगर आप 17,000 के ऊपर खुलकर टिक जाते हैं तो वहां से आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और थोड़ी खरीदारी होगी। तो एक आज ग्लोबल मार्केट्स और उसके बाद पुट कॉल रेशियो, ये दोनों ही 2 स्ट्रॉन्ग बड़े ट्रिगर्स हैं जो बाजार को एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में मजबूत रखने की कोशिश जरूर करेंगे। विक्स थोड़ा बढ़कर आया है, हल्की सी चिंता की बात है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है जो हमें पता ही है, और एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन
जो 72-73% थी घटकर अब 63% तक आ गई, तो थोड़े से एफआईज भी हल्के हो गए हैं लॉन्ग साइड पर, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ये सारे संकेत है जिन पर आपको नज़र रखनी है। अब आइए मैं आपको स्टॉप लॉसेस बता दूं। निफ्टी में इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखिए 16,775 का, और क्लोजिंग बेसिस पर भी यही रखिए 16,782, ये आपका लो था 29 नवंबर का। उसके नीचे अगर बंद होता है या उसके नीचे दिन के दौरान जाता है, यानी कि 16,782 से कितना हुआ 16,775, लगभग उसके आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस रख लेना है। एक ही है दोनों इंट्राडे में। जिनको इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा रखना है कल की गैप अप ओपनिंग के बाद, तो वो आज की गैप अप ओपनिंग के बाद तो कल के लोज का स्टॉप लॉस रख लें। और कल का लो था निफ्टी स्पोर्ट का 16,891, तो आप चाहें तो 16,875 भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन सही स्टॉप लॉस दीप जो है वो 16,775 का है लॉन्ग साइड पर। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉस वही है जो इस बार का लो है। 30 नवंबर को आपने लो बनाया था 35,325 का, तो अब आपको स्टॉप लॉस 35,300 पर रखना है, डेली बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनको क्लोजिंग बेसिस पर छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 35,700 का भी रख सकते हैं, जिसके आसपास 35 पॉइंट ऊपर आप बंद हुए हैं, क्योंकि अब तक का लोएस्ट क्लोजिंग आपको 35,700 का मिला था। कल हमने उसे बचा लिया क्लोजिंग बेसिस पर, निफ्टी में नहीं बचा पाए, बैंक निफ्टी में बचा लिया था। छोटा रखना है 35,700 रखिए, लेकिन थोड़ा सा डीप रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है 35,300 का, ये आपके लिए लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस, शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस दीप वैसे तो 17,400 निकल कर आता है जो कि बहुत दूर है, तो और छोटा स्टॉप लॉस रखना तो आपके लिए 17,075 का होता है। मैं आपको बीच का दे रहा हूँ 17,225 इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग भी। अब दिक्कत क्या है दीप कि इंट्राडे बेसिस पर भी स्टॉप लॉस 300 पॉइंट दूर है, जो बहुत दूर है। तो अब आपको स्टॉप लॉस अपनी रिस्क के हिसाब से रखना है। सबसे पहला स्टॉप लॉस रिस्क के हिसाब से जो निकल कर आता है वो 17,075 का निकल कर आता है, जिसके हिट होने की एक बार संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें 17,075, 17,150, लेकिन सही स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर वो 17,225 का है, ये ध्यान में रखें। वहीं बैंक निफ्टी पर भी इस तरह से स्टॉप लॉस 36,350 भी आता है, 36,500 भी आता है, बहुत दूर है। तो बेहतर है आप 36,200 का रखें, जो भी अपने आप में 500 पॉइंट 450 पॉइंट ऊपर है। आपको छोटा रखना है तो 36,000 का रख सकते हैं, लेकिन अभी जो बुक्स के हिसाब से और जो वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो रेंज बाजार की है उस हिसाब से 36,200 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस, कहां पर रखने स्टॉप लॉस और किस सोच विचार से आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। नई पोजीशन सर क्या करना है आज? खरीदारी करनी है दीपा, और पहले खरीदारी की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। एग्रेसिव ट्रेडर्स को 16,775 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है 16,775, और एक बार अगर आपका 17,000 के पार निकल कर खुल गए तो आपका स्टॉप लॉस कल के लोज के नीचे आ जाएगा और वो होगा 16,875 का। ठीक है, अगर 17,000 के ऊपर टिके तो। अदरवाइज अभी आपका स्टॉप लॉस 16,775 है। खरीदे निफ्टी 16,985 पहला टारगेट है, 17,025, 17,065 दो मीडियम टारगेट है, 17,150 और 17,200 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। दूसरा तरीका ये कि हर रोज की तरह गिर गिरा के सेकंड हाफ में अगर निफ्टी जोर से नीचे आ जाए तो 16,700 से 16,800 की रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है, दो ही टुकड़ों में, एक 16,800 पर और दूसरा 16,700 पर। स्टॉप लॉस 16,600 का लगाना है। टारगेट जो आपका बनेगा 16,875, 16,925, 16,985 और 17,050, ये चार टारगेट के लिए आपको इस रेंज में अगर मौका मिले तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए। अब आइए बिकवाली की बात। निफ्टी बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, और बेचने के लिए परफेक्ट रेंज अगर मौका मिले तो वो है 17,150 से लेकर अब 17,215। ये वो रेंज है जहाँ पर अगर आप बिकवाली करेंगे तो सेफ रहेंगे। स्टॉप लॉस दूर का है 17,350 का, वही लगाना है। 17,075, 17,025 दो छोटे टारगेट, 16,985, 16,925 दो बड़े टारगेट, जिनके लिए करनी है बिकवाली। और दूसरा तरीका है कि गैप से खुलें और थोड़ा और बढ़ जाएं, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 17,250 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दें। अगर आपको समझिए 17,150 मिल गया, 17,100 मिल गया, तो वहाँ से आप बेचना शुरू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 17,250 होगा, लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है। 16,925 पहला टारगेट है, फिर 16,800, 16,725,
675 और 16,625 अगर आए तो। वैसे चांसेस कम है, लेकिन आपके पास में हैंडी होने चाहिए टारगेट कि अगर नीचे नीचे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर अगले सपोर्ट लेवल है, या मुझे शॉर्ट कहाँ काटनी है, या मुझे स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है। इसलिए ये नीचे के सारे टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर्स गैप अप ओपनिंग पर बेच भी सकते हैं। ये सारी की सारी राय है दीप निफ्टी पर। ओके, तो निफ्टी पर आपके लिए मौका है अग्रेसिव बायर्स और अग्रेसिव सेलर्स, साथ ही रेगुलर बायर्स और रेगुलर सेलर्स, सबके लिए मौका मिलने वाला है। बैंक निफ्टी पर क्या सेटअप है सर? बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की राय है दीप 35,325 35,550 ये वो रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। बढ़िया रेंज है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का मिलेगा दीप, यहाँ पर छोटा नहीं है, और वो है 35,000 का। खरीदारी करें 35,700 35,800 ये दो छोटे टारगेट हैं, 35,900 35,975 दो मीडियम टारगेट है, और 36,050 ये बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आए तो खरीदिए। दूसरा तरीका है बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने का, और उनको खरीदारी करनी है 35,300 के स्टॉप लॉस के साथ, जिसे आप बाद में 35,500 पर ले आएँ, और एक बार 36,000 पार करें तो आप 35,700 पर भी स्टॉप लॉस को ला सकते हैं। ऐसे में स्टॉप लॉस को आप 200 पॉइंट से आगे बढ़ाते चलें। 35,900 पहला टारगेट होगा, 975 दूसरा टारगेट, 36,050 36,175 मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट 36,350 36,450। और वहाँ पर थैंक यू वेरी मच, पूरा का पूरा बेच दें, जितना मन आए उतना शॉर्ट भी करें। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटजी। और जो लोग बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए रेंज थोड़ी दूर की दे रहा हूँ, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 36,150 36,350 इस रेंज में आपको टुकड़ों में बेचना है। जितना 36,350 के नज़दीक बेचेंगे उतना बढ़िया। वहाँ से आप काफ़ी दूर हैं, करीबन 700 पॉइंट दूर है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आएगा क्या, मुझे भी नहीं पता आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो बेचना जरूरी था, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। 36,150 36,350 की रेंज में स्टॉप लॉस 36,550 का होगा। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 36,050 35,975, ठीक है, और 35,900 35,800 दो मीडियम टारगेट है, और फाइनल टारगेट 35,700 से लेकर 35,525-50 का बनता है। ये है आपके लिए जी। ओके, तो सारे लेवल्स आपके लिए सामने हैं, बट लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जैसा अनिल जी ने कहा, लेवल्स आए तभी आप बैंक निफ्टी पर सेल कॉल इनिशिएट करें। बैन लिस्ट सर, कल बैन से बेनिफिट में हम बात भी कर रहे थे, आधी हो गई है। वोडाफोन आइडिया फाइनली बैन से बाहर है, जबरदस्त तेजी है, नई 50 वीक हाई पर है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी भी बैन में बना हुआ है, तो यहां पर इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। अच्छा सर, थोड़ा डेटा समझाएं। जो एफआईएस की आप बात कर रहे थे, लगातार सेलिंग है, कल भी कैश में बड़ी सेलिंग का फिगर देखा, कैसे समझें इसे सर? देखिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि सबसे बड़ी समस्या ही बाजार की एफआईएस की सेलिंग है। बाकी तो आप एक चीज समझिए दीप, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ना, ग्लोबल मार्केट भी खराब है, कोरोना के भी डर है, लेकिन अगर रोज एफआईएस 3-3 4-4 हज़ार करोड़ की खरीदारी करे तो बेचने के बजाय, तो क्या आपको ऐसा दिखेगा मार्केट? जवाब ना है, राइट। सो यही पॉइंट वही है, अल्टीमेटली मार्केट है ना, डिमांड सप्लाई से चलता है। डिमांड सप्लाई फंड्स की भी है, डिमांड सप्लाई शेयर्स की भी है, करेक्ट भाई। अल्टीमेटली कुछ भी हो, और इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ। जब कारगिल वॉर हुआ था तब मैंने ये लेसन सीखा था, और उस समय 50 दिन मार्केट ने इतनी तेजी दिखाई, जब तक युद्ध चलता रहा तब तक भयंकर तेजी। और आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि भाई जब युद्ध होगा तो इसका मतलब क्लियर कट है, मार्केट तो गिरना चाहिए, अनरेस्ट है। आज मतलब वो कई बार होता है ना कि बॉर्डर पे कोई चाइना को लेकर खबर आ जाए तो उसमें ही गिर जाते हैं मार्केट, होता ही। हमने कई बार देखा वो डोकलाम वाली सिचुएशन में कितनी बार बाजारों का रिएक्शन आया भी। उसके विपरीत अगर युद्ध के समय बाजार बढ़े तो आपके लिए सरप्राइज है कि नहीं? तो ये चीज़ हम तभी सीख गए थे। तो ये समझ में आता है कि मतलब पैसे की बड़ी ताकत है, पैसा बलवान है, और अगर एफआईज आकर किसी भी अच्छी खबर पर भी बेचने हैं उन्हें, तो नेचुरली एक लिमिट से ज़्यादा बाजार चल नहीं सकता। और अगर कितनी भी खराब खबर हो, और अगर कुछ फंड्स खरीदना चाहते हैं या कुछ इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं, तो फिर बाजार आगे पीछे चले गई। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है ना, ये एफआईएस की बिकवाली है। कितनी और बाकी है पता नहीं, कब रुकेगी पता नहीं। हाँ, एक चीज़ पता है, जैसे ही धीमी पड़ने के थोड़े भी संकेत आएंगे दीप, बाजार वो स्प्रिंग के ऊपर आप वजन रखते हैं, और जो जैसे हटाते हैं कैसे स्प्रिंग उछलती है वैसे उछलेगा। जैसा पिछली बार भी आपने देखा, 2-3 दिन एफआईएस ने बिकवाली थोड़ी सी रोकी, क्या बाजार उछल गए। वो भी कैश में बिकवाली कम किए, वायदा कारोबार में खरीदारी की, उसमें उछल गए। तो अब वो समय वापस आएगा, पता नहीं कब तक आएगा। दूसरी बात ये, वो आएगा तो कितना टिकाऊ होगा, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस ये है
कि आया 3 दिन थोड़ा सा एफआई ने बिकवाली से हाथ रोका, फिर वापस बेचना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली की जो है इस वक्त बाजार में, आपको एक ही चीज पे नजर रखनी, सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए एफआई की बिकवाली का है। तो जब तक बिकवाली के आंकड़े आते रहेंगे तब तक आपके लिए ऊपर टिकना मुश्किल होगा। और जैसे ही बिकवाली के आंकड़े कम होते हुए दिखे या एफएनओ में खरीदारी का आंकड़ा आता दिखे, आप समझ लीजिए कि नीचे के लिए एक बार की रिस्क कम हो गई और एक रिकवरी मिलेगी और उस रिकवरी में आपको फिर से हल्का होना है। ये आपके लिए डेटा है एफआई की तरफ से जो आते हुए दिख रहे हैं। और कल के सेशन के डेटा खराब नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत खराब है। न सिर्फ कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, हर तरीके से दमदार बिकवाली की। बिल्कुल सर, और कल की गिरावट में एफआईज एक बार फिर से बिकवाली करके गए हैं। पर वायदा कारोबार के लिहाज से सर आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं। 17,000 के नीचे जब आप बंद हुए हैं दीप, 75 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर आ चुके हैं। अगर 16,900 के नीचे बंद होते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट सेलर्स के लिए आज आप 17,000 के आसपास ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 17,000 और 16,900 आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और वहीं ऊपर की तरफ 17,100 से 17,200 की रेंज आपके लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्योंकि 17,100 के कॉल्स पर 37 लाख शेयर हैं, 17,200 के कॉल्स पर 53 लाख शेयर हैं। तो आपको 17,150 17,200 की रेंज में अगर आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहां से हल्का होना, सोचना शुरू करना है, ये ध्यान में रखें। अनलेस कि एफआई के डेटा बदल जाए, वो मुझे नहीं पता, वो अपने कल पता चलेगा। पहली चीज, नीचे 16,900 17,000 की रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी का मौका बनेगा, ये आपको बताने हैं वायदा कारोबार के डेटा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक आप 36,000 के नीचे 300 पॉइंट बढ़ भी जाएं, 250 पॉइंट, तब भी आप कमजोरी हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, 36,000 के पुट पर 13 लाख शेयर है, 36,000 के कॉल्स पर 14 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है। इसलिए अगर आपको मजबूती दिखानी है तो 36,000 के ऊपर टिका रहना जरूरी है, और निफ्टी में आपको मजबूती दिखानी है तो 17,000 के ऊपर टिका रहना जरूरी है। तो तेजी निफ्टी में आप 17,000 के ऊपर गिने, 90 पॉइंट बढ़ जाएं तब भी आप ये मानकर चलें कि तेज नहीं है। बैंक निफ्टी पर 250 पॉइंट बढ़ जाएं, 36,000 आ भी जाए, तब भी ये मानकर चलें तेज नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो इन लेवल से अपने को गिरना है तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कितना तेजी के मूड में आना है। 100 पॉइंट ऊपर देख के तेजी के मूड में नहीं आना है। 17,000 एक पर 1 पॉइंट तेजी होगी और 36,000 एक पर बैंक निफ्टी में 1 पॉइंट की तेजी होगी, ये ध्यान में रख लीजिए। जी दीप। तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, और इंटरेस्टिंग डे है। गैप अप तक के लिए तैयार है, पर जैसा अनिल जी ने कहा, ओपनिंग के बजाय आज क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आईपीओ मार्केट में भी बढ़िया एक्शन है। आनंद राठी वेल्थ करीब 10 गुना भरकर फाइनली क्लोज हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स इसको मिला। पर आज जो आईपीओ खुल रहा है इसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, क्या करना है सर इस आईपीओ में? अप्लाई करना चाहिए दीप, और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है आपके शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे थोड़े बहुत पैसे बन जाए, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन मुझे जब किसी आईपीओ पर एडवाइस करना होता है तो मुझे न सिर्फ आईपीओ की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी बल्कि मार्केट के एंगल से भी देखना होता है। मार्केट का रिएक्शन आजकल जिस तरह का है, मार्केट का मूड माहौल है, कौन जाने अगर लिस्टिंग हो तब तक 16,500 निफ्टी आ जाए तो, राइट। तो वो रिस्क आप जो आजकल जिस स्पीड से 300 पॉइंट निफ्टी रोज निकल जाता है, तो आपको वो एक कुशन लेकर चलना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सोचे और शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी। लेकिन शॉर्ट टर्म सोचे और ना बने, लॉन्ग टर्म हो जाए तो उसमें तकलीफ ज्यादा होती है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए पोजिशनल जिसे कह सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए कह सकते हैं, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आमतौर पर मैं या तो लॉन्ग टर्म ही बोलता हूं या लिस्टिंग है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने एक टर्म और यूज किए। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अगर लिस्टिंग पे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये स्टॉक लिस्टिंग पे पैसा ना भी बना के दे और आपके पोर्टफोलियो में रहे तो कहीं कोई हर्ज नहीं। और उसकी कुछ बहुत बढ़िया वजह है दीप। पहली चीज तो कि ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये अपने आप में लीडर है, टेक्नोलॉजी देने वाला। बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है ये कंपनी, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का काम करती है, नए जमाने का बिजनेस है, और इस अपने बिजनेस में लीडर होना सबसे बड़ी बात है। आप जो भी काम करें उसमें अगर आप नंबर 1 हैं, आप लीडर हैं, आपने उसमें महारत हासिल की है, तो फिर उसमें आपकी वैल्यू होती है। और रेट गेन की वैल्यू इसी वजह से कि ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली भी इस इंडस्ट्री में लीडर हैं। और इस लिहाज से इस इंडस्ट्री के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्लस टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितनी डिमांड इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की और बढ़ने वाली है, उसके लिए कंपनी वेल पोजीशन है। तो आगे के लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेहद दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो चीज,
तीसरी चीज़ है, प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत है, वेल क्वालिफाइड है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं और आज के ज़माने के नए प्रोमोटर्स जो वेल क्वालिफाइड और सबसे पहले बिजनेस में घुसे हों और उसके बाद मार्केट लीडरशिप हासिल करें, उन प्रोमोटर्स को रिवॉर्ड करना मार्केट का भी काम है। हमें भी अच्छी कंपनियां चाहिए, हमें भी अच्छे प्रोमोटर चाहिए ताकि बाजार में आपको निवेश के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले और रेडगेन उस पूरे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। तो ये तीनों पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और इस प्रोमोटर्स में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स में दीप एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, ये एक और ऐसी कंपनी है जहां प्रमोटर्स और कंपनी पर किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है। और इस तरह की कंपनियां मुझे पसंद आती है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत महंगी चीज़ है, आसानी से किसी को मिलती नहीं है। और ऐसे में इस तरह की छोटी कंपनियां अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करती है, नीट एंड क्लीन काम करती है, लीगल और लिटिगेशंस नहीं है, तो उनको एक प्रीमियम बाजार को ज़रूर देनी चाहिए। तो ये तीन अच्छी चीज़ें हैं जो इस कंपनी को लेकर है। अब कुछ नेगेटिव्स है जो बता दूं। सबसे पहला नेगेटिव तो कोरोना का ही है, ये फिर से ओमिक्रॉन का डर, भगवान न करे चलिए ट्रेवल इंडस्ट्री फिर से खतरे में, एविएशन इंडस्ट्री फिर से खतरे में ग्लोबली, तो बिजनेस मॉडल इनका इम्पैक्ट हो गई, असर हो गई। तो कोविड के साथ इनका ताल्लुक एकदम बिल्कुल यूँ कहना चाहिए कि एकदम 1-on-1 कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन है कि मतलब कोविड हुआ तो बिजनेस खराब होना ही होना है। तो वो एक रिस्क है जो लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में है। दूसरा, मुनाफा कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा। पिछले 2 साल में लॉस किया, उसके पहले प्रॉफिट किया था। हालांकि जो लॉस किया उसके पीछे कारण अलग है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी है, लेकिन लॉस तो लॉस है। तो एक बार है ना, हम इस तरह की कंपनियों में, छोटी कंपनियों में एक ही रिस्क होती है DF, और वो ये होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी का ठीक अंदाजा लगाना फ्यूचर के लिए मुश्किल काम है। क्योंकि अचानक से कोई एक साल कुछ अच्छे ऑर्डर्स की वजह से, कोई अच्छे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बढ़िया हो जाए और अचानक दूसरे साल कहीं कोई चीजें बदल गई, तो छोटी कंपनियों के लिए इस तरह के शॉक झटके, या 1-2 कस्टमर निकल गए, मैं इस कंपनी के केस में नहीं कह रहा कि निकले, लेकिन 1-2 कस्टमर निकल गए या अचानक से ग्लोबल माहौल कुछ बदल गया, तो वो कंपनी अचानक से प्रॉफिट से नुकसान में हो जाती। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिखाना बाकी है। प्रॉफिट आ जाएगा, आना चाहिए, होगा भी, ये सब नजर आता है। और अगर कोविड की रिकवरी हो गई तो प्रॉफिट ज़्यादा तेजी से आएगा। 2 साल पहले तक प्रॉफिट में थी भी, और पिछले 2 साल में कुछ एडजस्टमेंट्स की वजह से प्रॉफिट से लॉस में भी आए, तो वो हल्का सा नेगेटिव है। 2 नेगेटिव है, छोटे नेगेटिव है, पॉजिटिव ठीक है। बस एक कोविड का अगर मामला फिर से नहीं आया तो ये कंपनी कमाल कर सकती है, तब आपको लिस्टिंग पर भी मुनाफा बना कर दे सकती है। तो मेरे ख्याल से मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए रेडगेन में अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल, तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करिए रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। ये IPO आज से खुल रहा है। अनिल जी की है राय इस पर। आइए फिर IPO के अलावा बाजार में और कहां पर है एक्शन, ये भी जान लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, मानसी, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष है हमारे साथ। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक तो रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज पर अभी आपने बात की, इस ट्रिगर पर हमें नजर रखनी है। IPO आज से खुल रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही 614 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके प्राइस बैंड में रिविजन हुआ है। प्राइस बैंड जो कि 5% से सर्किट 10% पर जाते हुए दिखे। इस लिस्ट में कई सारी कंपनियां हैं जैसे हिंदुस्तान फूड, मवाना शुगर, मोल्टेक टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, PNB गिल्ड्स, इमामी रियल्टी और कई सारी। एक लंबी लिस्ट है जिस पर नजर रहेगी। इसके अलावा जिनके सर्किट फिल्टर 20% से 10% तक जाते हुए गिरते हुए दिखे हैं, डिक्रीज हुए हैं, उस में JBM ऑटो है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। आनंद राठी वेल्थ फाइनल IPO के अपडेट की अगर बात करें, आखिरी दिन 9.7 टाइम्स भरकर ये बंद होता हुआ दिखा, जिसमें QIB हिस्सा 2.5 टाइम्स, NI हिस्सा 25 टाइम्स और रिटेल 7.7 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा। IPO का प्राइस बैंड 530 to 550 है। 660 करोड़ का IPO का साइज है। तो ये है आपके लिए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आज की कुछ खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले टाटा मोटर्स पर आपको नजर रखनी है। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि टाटा मोटर्स अपने प्राइस हाइक कर सकते हैं। अब ऑफिशियल यहाँ पे स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से जो CV सेगमेंट है वहाँ पे कीमत बढ़ती हुई दिखेंगी। आप देखिए जितने भी उनके मॉडल्स हैं वहाँ पे करीब 2.5% तक की जो कीमतें हैं वो बढ़ाती हुई दिखेगी कंपनी, और इनपुट कॉस्ट जिस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है, इसी के चलते कंपनी जो है अपने वेरियस मॉडल्स पर ये कीमतें बढ़ाती हुई दिखेगी। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, GHCL, इन दोनों पर आपको नजर रखनी है। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज GHCL के जो होम टेक्सटाइल कारोबार है उसको खरीदेगी और 576 करोड़ में ये पूरा अधिग्रहण पूरा होता हुआ दिखेगा। GHCL की जो US सब्सिडरी है वहां से भी कुछ चुनिंदा एसेट्स जो है वो भी खरीदती हुई दिखेगी इंडोकाउंट, इस पर आपको नजर रखनी है। और साथ ही GHCL अपने स्पिनिंग कारोबार को भी डीमर्ज करने के लिए उसको बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके चलते आज दोनों स्टॉक्स इंडोकाउंट और GHCL, इस पर आपको नजर रखनी है।
इंटरग्लोब एविएशन 30 दिसंबर को ईजीएम है। आईजीई ग्रुप और आरजी ग्रुप यानी कि राहुल भाटिया और साथ ही राहुल गंगवाल ने मिलकर ईजीएम बुलाई है। जो ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स है उसको हटाने के लिए ये ईजीएम बुलाई गई है। और स्पाइस जेट पर नजर रखें, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने स्पाइस जेट के खिलाफ वाइंडिंग अप निर्देश दिए हैं। लिक्विडेटर को एयरलाइन के जितने भी असेट्स हैं उसको टेक ओवर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 2.4 करोड़ डॉलर्स का बकाया नहीं चुकाया है कंपनी ने। इस मामले में स्पाइस जेट के खिलाफ ये ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं। कंपनी को 40 लाख डॉलर जमा करने होंगे। और साथ ही आप देखिए, क्रेडिट स्विस ने एयरलाइन के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था और 3 हफ्ते के लिए एयरलाइन को अपनी अपील दर्ज करने के लिए समय दिया गया है। इसके चलते आज ये स्टॉक पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें जहां पर रखनी है नजर। एयरलाइन स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए, स्पाइस जेट, इंडिगो दोनों। आइए वरुण से भी जाने कुछ और खबरें। वरुण बताइए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक काउंटर यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो सस्ता हो चुका है। अगर आप लैब में जाके टेस्ट कराते हैं तो 500 की जगह 350 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप घर पे सैंपल कलेक्ट करवाते हैं तो 800 की जगह अब आपको 700 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसके चलते मेट्रोपोलिस खासकर और साथ ही डॉक्टर लाल और बाकी जितने भी डायग्नोस्टिक काउंटर्स हैं वहाँ पे नजर रखिएगा। वेदांता जो अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स थे जो कि डिलिस्ट हो चुके थे, उनको शेयर धारकों को उनको सरेंडर करने की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले ये 8 दिसंबर थी, अब इसको 8 दिसंबर से बढ़ा के 10 जनवरी कर दिया गया है। साथ ही साथ स्टरलाइट पावर के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिली है। आईपीओ के जरिए करीब 1250 करोड़ के आसपास जो है वो स्टरलाइट पावर जुटा सकती है। तो इसके चलते भी वेदांता ग्रुप और वेदांता ग्रुप के स्टॉक जो है वो आपके फोकस में रहने चाहिए। कॉनकॉर, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि रेल मंत्रालय ने 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है। तो इसका इंपैक्ट इन काउंटर्स पे देखने मिलेगा। रिलायंस कैपिटल, आपको याद होगा आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका दायर की थी, और एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ आरबीआई की जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया है। तो इसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पे भी देखने मिलेगा। ब्लॉक डील्स में रेन इंडस्ट्रीज में 2 दिसंबर को पैब्राई इन्वेस्टमेंट फंड ने ओपन मार्केट से करीब 69 लाख शेयर जो है उनको खरीदा है। हिस्सेदारी जो है 5.95% से बढ़कर अब करीब 8% के आसपास हो चुकी है। और एलजी बालाकृष्णन, इसमें प्रमोटर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं। कल के बल्क डील में भी ये डेटा निकल के आया है कि प्रमोटर्स ने करीब 1.65 लाख शेयर जो है वो 493 के भाव पे बेचे हैं। बिल्कुल, तो लगातार प्रमोटर की सेलिंग हो रही है। एलजी बाला में नजर रखिए। रेन इंडस्ट्रीज, इस पर भी रखनी है नजर। सिटी साहब की रिसेंटली रिकमेंडेड लिस्ट में भी ये स्टॉक आया था। पर आइए नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज रेडार पर भी। चलते हैं एफआईआर के लिए आशीष के पास। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज ब्रोकरेज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए पिरामल एंटरप्राइज, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 3050 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2520 जो है कल की क्लोजिंग। और मान रहे कि डीएचएफएल के जो एक्विजिशन है इसके बाद इनका जो हाउसिंग पोर्टफोलियो है वो मजबूत हुआ है। लेंडिंग बिजनेस में भी अगर आप देखें तो अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। कि मान रहे FY 22-24 तक अगर आप देखें तो इस एक्विजिशन के चलते प्रॉफिट में करीब 14% CAGR की ग्रोथ जो है आपको यहाँ से नजर आएगी। इसके अलावा ढेर सारे मेटल स्टॉक्स आज रडार पर रहेंगे, क्योंकि JP Morgan की एक बड़ी सी रिपोर्ट आई है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स पर कवरेज किया इन्होंने। नाल्को यहाँ पर JP Morgan न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 104 रुपये के लक्ष्य के लिए। हिंडाल्को पर अगर आप देखें तो ओवरवेट की राय बरकरार है 605 के लक्ष्य के लिए। टाटा स्टील पर भी ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और काफ़ी ऊंचा लक्ष्य दिया 1109 जो है कल की क्लोजिंग है। 1850 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। JSW स्टील पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 730 के लक्ष्य के लिए। वेदांता पर ओवरवेट है 400 के लक्ष्य के लिए। सेल पर ओवरवेट की राय 165 का लक्ष्य दिया 103 जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडरवेट की राय दे रहे हैं। कल 350 के आसपास ये बंद हुआ है, काफी नीचे का लक्ष्य दिया 265 रुपये का जो है लक्ष्य दे रहे हैं। और कोल इंडिया यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 150 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 238 रुपये का जो है इन्होंने लक्ष्य दिया है। ऑटो स्टॉक्स पर लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। क्रेडिट स्विस ने जो है आइशर मोटर्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3290 रुपये के लक्ष्य के लिए। हीरो मोटोकॉप पर अगर आप देखें तो न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 3203 रुपये के लक्ष्य के लिए। AB कैपिटल यहाँ पर भी देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 158 के लक्ष्य के लिए। 117 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि लोन ग्रोथ में बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में मामूली सी बढ़ोतरी की है। और अंत में अच्छी रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा, जो लक्ष्य है 2855 से बढ़ाकर 3185 कर दिया।
चलिए, आज आशीष बहुत सारी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स लेकर आए, पिरामल, फिर उसके बाद आपके एबी कैपिटल। क्या बात है, एबी कैपिटल पे 158 का टारगेट। रिपोर्ट आना ही अपने आप में अच्छी बात है। फाइनली ये स्टॉक थोड़ा हिलता डुलता मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और इसको देखकर मैं, बंसल जी और बहुत सारे जो लोग जिन लोगों ने रिकमेंड किया है, और उसके अलावा जिन लोगों के पोर्टफोलियो में वो थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। 158 का टारगेट मॉर्गन स्टैनली का है, तो पहले इसी से शुरुआत कर ली जाए। पिक ऑफ द डे ले उनसे पहले बंसल जी, 158 का टारगेट है मॉर्गन स्टैनली का, आपके चार्ट पर क्या दिख रहा है एबी कैपिटल? अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को। और अनिल जी, काफी बढ़िया लग रहा है एबी कैपिटल। इनफैक्ट जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो अंडर परफॉर्मेंस बदलेगी ये आउट परफॉर्मेंस के अंदर। और किसी को भी अनिल जी, जैसे हम स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, लोग फटाफट चार्ट खोलते हैं, तो रेडिंगटन में अगर किसी को, इसको आदित्य बिरला कैपिटल में अगर कुछ समझना हो तो बेसिकली इसका मंथली चार्ट खोलना चाहिए। काफी बड़ा बेस इसमें नीचे में 97, 98 के अराउंड बन गया है, और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे लगता है कि 150 के टारगेट भी छोटे हैं। ये स्टॉक 185, 190 की तरफ जा रहा है, तो इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। डिलीवरी में बाय एंड होल्ड करना चाहिए 185 से लेकर 190 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए डिलीवरी के लिहाज से होल्ड करें। मंथली चार्ट्स पर बड़ी मजबूती दिखा रहा है एबी कैपिटल। बसिन साहब की भी पसंद का शेयर रहा है ये, हाल ही में उन्होंने भी रिकमेंड किया है। अच्छा बंसल जी, आप बताइए आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। एक तो दोबारा से सुप्रभात कर रहा हूँ अनिल जी। आज इंस्पिरेशन ले लिया मैंने भी सुमित जी से, गलती से निकल गया तो इंस्पिरेशन में बदल दिया है। देखिए अनिल जी, कल चार्ट देख रहा था तो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि गिरेगा, काफी तेजी से गिरेगा। तो अमूमन जब इस तरीके के टेक्निकल पैटर्न होते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो एकदम से मार्केट गिर जाता है भयंकर रूप से, या फिर रिवर्सल होता है। और जिस तरीके से यूएस मार्केट में रिवर्सल आया है, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा सेफ साइड में रहना चाहता हूँ, और मैं नोटा के बटन का प्रयोग कर रहा हूं अनिल जी, सदुपयोग कर रहा हूं काफी समय बाद। ओके, तो नोटा का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपकी पिक रेडिंगटन हो सकती है? जब मैंने आपसे सवाल एबी कैपिटल पूछा तो आपके मुंह से रेडिंगटन निकला, तो रेडिंगटन में कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए अनिल जी, एक वो कहावत है हिंदी में, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। तो अभी क्या हुआ, जब मैंने टीवी ऑन करा, कैमरा के सामने बैठा, तो टीवी पे चल रहा था कुछ देर में रेडिंगटन पर बाय या सेल की राय आएगी। तो अनिल जी, मुझे तो पता नहीं था कि आईपीओ है, मुझे टेक्निकली अच्छा लग रहा है रेडिंगटन। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। कल हमारे कोई एक मतलब कि को पैनलिस्ट बोल भी रहे थे कि आप टेक्निकल फंडामेंटल सब करते हैं, तो मैंने कहा हो सकता है कि रेडिंगटन का चार्ट देख लिया आपने। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो आईपीओ चल रहा है। तो अनिल जी, वो टेक्निकली अच्छा लग रहा है। तो वही कहावत है, सावन के अंधे को सब कुछ ठीक लग रहा है। तो वो स्क्रीन पे चल रहा था, इसलिए अनिल जी दिमाग में से रेडिंगटन निकल गया। चलिए, तो मैंने मतलब दिमाग तो आपका सही पढ़ा ना, आपने स्क्रीन पढ़ी, मैंने आपका दिमाग पढ़ा, बात बराबर। आइए कुणाल जी, बताए आपकी आज की पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी लोकेशन क्या है अनिल जी, कहाँ हैं फिलहाल आप? आज की लोकेशन मुंबई है। मतलब पूरा वो भारत भ्रमण वाला कार्यक्रम चल रहा है आजकल, रोज एक दिन इधर एक दिन उधर। तो लेकिन आज तो मुंबई, और फॉर ए चेंज आज मैं घर से शो कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को बड़ा लेट पहुंचा, मैं 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचा था। तो मैंने कहा आज चलिए ट्रैवलिंग टाइम बचाया जाए, तो इसलिए सुबह आज घर से शो हो रहा है मेरा। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी, ये सुन के बड़ी मायूसी हुई अनिल जी। यहाँ पर दिल्ली में अटकलें लग रही थी कि आप शायद कैटरीना कैफ और विक्की कौशल जी की जो शादी हो रही है जयपुर में, उसमें मेहमान बन के जा रहे हैं जयपुर। तो अनिल जी, मेरे और राकेश जी, इरादा यही था, मेरे और राकेश जी में तो अनिल जी ये बहस। जी 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 कुणाल। अनिल जी, मैं और राकेश जी तो ये बहस कर रहे थे कि आप वधू पक्ष से होंगे या वर पक्ष से होंगे, और आप मुंबई लौट आए अनिल जी। हाँ। वैसे तो देखो, मैं निष्पक्ष आदमी हूं, तो मैं दोनों पक्ष से शादी में शामिल हो सकता था। लेकिन क्या है, मैंने सिर्फ एक वजह से नहीं अटेंड की। मैंने कहा मैं आऊंगा तो मेरे सारे पैनलिस्ट के साथ,
मैं बोला कुणाल जी राकेश जी को छोड़ के कैसे शादी अटेंड करूं? समझ तो गए होंगे आप, इसलिए आपके लिए मैंने ये कुर्बानी दे दी। मैंने कहा नहीं, मैं तो वापस दिल्ली जा रहा हूं, या तो कुणाल जी राकेश जी को भी बुलाए। तो चलिए, जो मजा आपके साथ में है वो कहीं और है नहीं। ऑनेस्टली बात यही है कि हर सुबह है ना, उठते ही वो लगता है कि शो करना है, आप सब लोगों से मुलाकात करनी है, दर्शकों से हमारे मुलाकात करनी है, उसका मजा, उसका आनंद अलग ही है। बाकी तो ठीक है, ये लाइफ में चलती रहती चीजें। बताएं सर, अब कौन सा शेयर चुना है आज आपने? अनिल जी देखिए, मेरी खरीदारी की राय है, और अभी चर्चा चल रही थी रेन इंडस्ट्रीज की, मनीष पबराई जी के फंड ने खरीदारी की है। चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यहां पर एक मेजर सपोर्ट से बाउंस आता हुआ दिखा है। डबल बॉटम पैटर्न इसके डेली चार्ट्स पर बने हुए हैं। तो रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय है, इन स्तरों पर खरीदें। यहां पर मुझे लगता है अनिल जी कि 230 रुपए का लेवल पहला टारगेट होना चाहिए, 230। इवेंचुअली स्टॉक 250 रुपए तक जाएगा। 230 के टारगेट के लिए खरीदारी करें रेन इंडस्ट्रीज में। एक स्टॉप लॉस रख लें, और स्टॉप लॉस जो है वो 200 रुपए के आसपास, 200 का स्टॉप लॉस रखें। 230 और 240 ये दो टारगेट्स होंगे। 230, 250 दो टारगेट करें खरीदारी रेन इंडस्ट्रीज में। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा जो चॉइस है वो दो कंपनीज है, एक तो लार्ज कैप है और दूसरा एक मिड कैप शेयर है। दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए है। पहला शेयर हम अभी भी ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि जो भी कल गिरावट आई है, इसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, महिंद्रा के पास जो उनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है दूसरे आईटी कंपनीज में, लॉजिस्टिक कंपनीज में, ये डेफिनेटली इनको अच्छा सहारा देंगे नॉर्मली वोलेटाइल मार्केट्स में। और प्राइस काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। हमको लग रहा है कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है कम से कम 8 से 12 महीने का, तो मैं समझता हूँ कि 1000 रुपीज का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली यहाँ पे पॉसिबल है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग है वो एक एथेनॉल कंपनी है जिसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज। अनिल जी, ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेन मैन्युफैक्चरर होगा, ग्रेन बेस्ड ईएनए मैन्युफैक्चर होगा, जो एथेनॉल में यूज किया जाता है। आईएमएफएल यानी लिकर कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। ऑलरेडी कंपनी रैडिको खैतान, पेरनॉट रिकॉर्ड जैसे क्वालिटी क्लाइंट्स को ये ईएनए सप्लाई कर रही है। कल कंपनी का एक न्यूज आया था कि जहां पे उनको 3.6 करोड़ लीटर की एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई करने की परमिशन मिली है। कंपनी का मानना है कि अभी तो इनकी कैपेसिटी करीबन 300 किलो लीटर पर डे है। आने वाले 12 से 18 महीने में ये कम से कम 650-700 किलो लीटर पर डे होगी। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे, करीबन 30 रुपए की अर्निंग आज इस साल FY22 में कंपनी रिकॉर्ड करेगी, और अगले साल करीबन 39-40 रुपीज की अर्निंग आएगी। तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ये एथेनॉल का शेयर मिल रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ है, और इस साल कंपनी करीबन 1800 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 330-350 का टारगेट अगले 12 महीने में दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है, जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए दूसरा स्टॉक बीसीएल इंडस्ट्रीज, जो कि इथेनॉल बनाने का कामकाज करती है। यहां पर खरीदारी करने की राय। बठिंडा केमिकल लिमिटेड इसका पहले नाम हुआ करता था। यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से कैश मार्केट का स्टॉक। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो अनिल जी, पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि बंसल जी की तरह बहुत ही ज्यादा कश्मकश था कि बाई में स्टॉक दिया जाए कि सेल में दिया जाए। चार्ट सेल की तरफ इशारा कर रहे थे, और यूएस मार्केट्स और बाजार को देखते हुए आज लगा कि शायद बाजार एक तेजी अटेम्प्ट कर सकता है। तो काफी कश्मकश के बाद मेरे भी दिमाग में बात आई कि क्या नोटा का आज इस्तेमाल किया जाए। बट फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ये जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको खराब किया जाए और पिक ऑफ द डे देनी चाहिए। तो इस कश्मकश के बाद अनिल जी, जो एक स्टॉक मुझे पसंद है वो तेजी की तरफ है। कैश सेगमेंट का स्टॉक है एलिकॉन कैस्टलॉय लिमिटेड। अनिल जी, ये बेसिकली जो कंपनी है ये एल्यूमिनियम कास्टिंग के बिजनेस में है, और यहाँ पर कल एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न पे आते हुए नजर आया है। इनफैक्ट स्टॉक ने पिछले 3 महीने की जो प्राइस एक्शन था वो इस महीने के 4 दिनों में ही उसको पूरी तरह से बुलिश कैंडल ने इंगल्फ किया है, और वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर एक तरह से फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आज एक तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है। बाजार में वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक में अच्छी खरीदारी पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है, और मुझे लगता है आज के सेशन में यहाँ पर फर्दर तेजी बनते हुए नजर आएगी। 888 रुपए के आसपास का क्लोज है।
यहाँ पर खरीदारी करके चले 950 रुपए का टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। 868 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँ। ओके तो ये है आपके लिए एलिकॉन कास्ट अलॉयज, ये है वो कंपनी। थोड़े समय पहले यहाँ पर सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी ये स्टॉक आता हुआ दिखा था। आइए किरण जी से जानते हैं उनका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। बाय करके चलना है जी लिमिटेड। जी में मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम है, जहाँ पे मार्केट किसी गिरावट आ गई, ये स्टॉक में बिल्कुल देखने को नहीं मिली। लगातार हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। तो आज अगर क्यूज अच्छे हैं तो जी ने परफॉर्म करना चाहिए, आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो आपको 344 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। करंट लेवल से 350 तक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और 1 से 2 दिनों का टारगेट 375 380 का देखने को मिल जाना चाहिए। ओके तो जी एंटरटेनमेंट 375 380 के टारगेट के लिए तैयार है किरण जी की तरफ से। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो पिक ऑफ द डे है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें। 720 के आसपास इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 702 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में अदानी पोर्ट के अंदर इस बाउंस के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो 740 से लेकर 750 रुपए तक के लेवल अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा अदानी पोर्ट के अंदर। ओके अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। और पूछ लेते हैं वागले साहब को भी, उनको क्या पसंद है। वागले साहब सुप्रभात। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मुझे सेल ऑन राइज ही मार्केट दिखता है। अभी भी थोड़ा सा डाउनफॉल बाकी है। मैं रिलायंस हमने कल 2385 में बेचने की सलाह दी थी। एक 20-22 रुपए की डाउन मूव आई थी। शायद आज अप मूव में वो लेवल्स वापस आ जाएंगे। 2385 2390 वो लेवल्स पे मुझे बेचना है। 2412 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 2300 तक मुझे दिख रहा है कि 1 से 2 दिनों में लोअर लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ओके तो आज का पहला सेल कॉल वागले साहब की तरफ से। ऊपर में उछाल मिले तो वहां पर करें बिकवाली, ये ज्यादा ठीक होगा आपके लिए। तो उछाल में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से रिलायंस में आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होगा और उनमें से एक है आइडिया, जो वायदा कारोबार के आज बैंड से बाहर भी निकला है। अविनाश जी फंडामेंटल राय आइडिया पर लेना चाहता हूं। कल के कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ बंद हुआ है। बताएं सर, क्या आप 15 रुपए में लेना चाहिए या इंतजार करें? अनिल जी मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम जरूर आया है। ये न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं कि कंपनी को कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिलेंगे, इनकी जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उन्हीं को ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे अभी भी थोड़ा सा इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी हर क्वार्टर में ये कंपनी करीबन 6 साढ़े 6 7 हजार करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रही है। तो जब तक कोई क्लियरिटी और कंफर्मेशन मिलता नहीं है QIP के लिए या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए और फंडिंग के लिए, मुझे लग रहा है कि ये होप पे ज्यादा चल रहा है और रियलिटी पे कम। तो डेफिनेटली इसमें जिनके पास है वो होल्ड करे। मोमेंटम शॉर्ट टर्म का है तो स्टॉक चलेगा, बट अभी भी जो फंडामेंटल्स है, कैश फ्लोज है, वो बहुत ही नाजुक कंडीशन में है। अगर कम से कम 3-4 महीने में फंडिंग आती नहीं है तो वापस इनको काफी दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करे, बट फ्रेश खरीदारी वही करे जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन स्टॉक है। अगर इवेंट आता नहीं है अगले 2-3 महीने में तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से आ सकती है। ओके तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है और दिवाली के वक्त की हमारी पिक भी रही है। वहां से लगभग आपके 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपके आते हुए दिख रहे हैं। 4 नवंबर को थी ना दिवाली, हाँ 4 नवंबर 4 दिसंबर, लगभग 4-5 हफ्तों में 25% के रिटर्न अच्छे कहे जाएंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, होल्ड करें, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें ताकि रिस्क कम हो जाए। बाद में आप 18-20 के टारगेट के लिए होल्ड करें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। हिंदुस्तान जिंक एक और स्टॉक है। हिमांशु जी चार्ट देखिए, आज बोर्ड बैठक है, इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। खरीदारी की जाए या छोड़ दें? अनिल जी देखिए, हायर लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज था और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर 315 320 के आसपास एक सपोर्ट बनाया हुआ है, एक अच्छा बेस बनाया है। वहां से एक अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट स्टॉक कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है अनिल जी कि यहाँ पर इमीडिएट जो स्टॉक के लिए लेवल्स होंगे वॉच करने के लिए वो लगभग 370 रुपए तक के होंगे। तो यहाँ से 370 375 तक की एक रिकवरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। उस प्ले के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और 340 रुपए का एक स्टॉप लॉस रिकमेंडेड रहेगा।
अगर 375 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू होता है तो शायद ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थे 400 रुपए की तरफ, वो ये स्टॉक काटता हुआ नजर आएगा। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक इस पर रखते हैं नजर। आज डिविडेंड पर इसकी है बोर्ड बैठक। ढेरों और काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। आइए उससे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।